हेलो बच्चों, कैसे हो। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये है क्लास सिक्स की सिविक्स का तीसरा चैप्टर का नाम है सरकार। पहले मैंने दो चैप्टर पे वीडियो बना दी है, सेपरेट वीडियो है। पहला जो चैप्टर था सिविक्स की क्लास सिक्स का वो था विविधता, और दूसरा जो चैप्टर था वो है विविधता और भेदभाव। और ये तीसरा चैप्टर है सरकार, और हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, कैसे काम करती है, क्या चीज़ है ये। ठीक है, पहले पन्ने पर अगर आप देखें तो सरकार लिखा हुआ है, और उसके साइड में ये कार्टून बना रखा है। कार्टून से ये हाल बता रहा है सरकार के नेताओं का, जो इस सरकार पूरे इस राष्ट्र को चलाते हैं या फिर एक एरिया को चलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है हाल बुरा नहीं है, ज़रूर पास में कि किसी गांव के नल से पानी आ रहा होगा। मतलब ये जो है ना, यहाँ पे गरीबों ने, चाहे जो भी है लोअर मिडिल क्लास लोगों ने लाइन लगा रखी है पानी की। और ये जो मान लो ये दो नेता हैं और वो कह रहे हैं कि हाल बुरा नहीं है। ठीक है, ये तंज कसते हुए का है, मतलब एक खिल्ली उड़ाते हुए का है कि भैया अभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ है, अभी एटलीस्ट बगल वाले गांव से पानी आ रहा है, पी सकते हैं, अभी तो जिंदा रह सकते हैं, पानी तो आ ही रहा है। ठीक है, तो एक इसका मतलब ये बनता है जो मैंने समझाया। अधिकांश अगर हम देखें तो ऐसे ही कार्टूनिस्ट जो होते हैं वो तंज कसने वाले इमेजेस बनाते हैं, जिससे कि लोग पता लगा मतलब जिससे कि पता लग सके कि अभी करंट में सिचुएशन क्या चल रही है। तो ये आज की सिचुएशन के दर्शाते हुए किसी कार्टूनिस्ट ने ये बनाया है। ऐसे एक और नीचे कार्टून है, वो आप अपने बुक्स में देख सकते हो। ठीक है, ये कार्टूनिस्ट मैंने बोला ना, ये कार्टूनिस्ट R K लक्ष्मण थे, उन्होंने बनाया है। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने या व्यंग्य करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करें। मैंने बताया ना, कार्टूनिस्ट जो होते हैं वो बहुत इनका बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल होता है किसमें, तंज कसने में। ठीक है, एक आपके आलोचना करने में, विरोध करने में, अपने अधिकारों को व्यक्त करने में, है ना। इसे ही तो कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। ठीक है, नीचे पढ़ते हैं। इस कार्टून को R K लक्ष्मण ने बताया। हम पढ़ेंगे सरकार क्या है। हम क्या पढ़ेंगे, सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द जिक्र कई बार सुना होगा। ठीक है, इस पार्ट में आप यही पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकारें क्या करती हैं, वे कैसे निर्णय लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकार हो, जैसे लोकतांत्रिक सरकार या राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। चलिए कर पढ़ कर पता लगे। पहले मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ। देखो, हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश में हर लेवल पर इलेक्शन होते हैं, हर लेवल पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई सरकार, सरकार से डायरेक्ट आपके दिमाग में आया भैया मोदी। सही बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि वो अभी सत्ता में है, वो पूरे देश को चला रहे हैं। आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उसका कोई प्रतिनिधि, उसका एक मुख्यमंत्री होगा। अब मान लीजिए आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस विधायकी से आप आते हैं, उसका कोई विधायक होगा। अब उसे भी छोड़िए, अब आप जिस पानी को यूज़ करते हैं, जिस आपका ये क्या कहते हैं रोड जहाँ पे बनती है, वो किसी निगम पार्षद के अंदर आता है, जहाँ पे कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ पूरे कंट्रोल संचालित की जाती है। उसके नीचे भी लेवल पर एक वो होते हैं ना निगम पार्षद, वो भी चुने जाते हैं। तो ये बहुत लेवल पे पहला होता है निगम पार्षद, देन आपका होता है MLA, उसके बाद सांसद भी होता है। सांसद MLA MP दोनों बराबर ही हैं, बस पावर अलग अलग होती है इनके पास। देन आपके मुख्यमंत्री होते हैं। देन उसके ऊपर जो होते हैं बड़े मिनिस्टर्स, लाइक आपके कैबिनेट के मिनिस्टर्स हो गए, कोई जैसे प्रधानमंत्री हो गया, या फिर आपका कोई रक्षा मंत्री हो गया। उसके ऊपर सबसे बड़ा नेता जो होता है हमारे देश का, जो सबसे एक राष्ट्रपति जिसे बोलते हैं वो। ठीक है, सबसे बड़ी हाईएस्ट वो होती है, पोस्ट होती है, मतलब मंत्रिपरिषद में। ठीक है, मंत्रिपरिषद में नहीं, मतलब संवैधानिक रूप से जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है वो एक राष्ट्रपति की होती है। वो भी भाई इलेक्शन द्वारा ही चुने जाते हैं, लेकिन उसको हम डायरेक्ट आम लोग नहीं चुन सकते हैं, वो बात की बात है। अभी सरकार हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी इतना डीप में पढ़ना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, है ना। बाट पीट, ये कुछ टिप्पणी दी गई हैं जहां हमें बताया गया है कि हम सरकार क्या है और सरकारों से किन किन चीज़ों की हम मांग करते हैं। मान लीजिए ये लिखा है सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। मतलब जो व्यक्ति, मान लो कोई एक इंडस्ट्री में काम करता है, तो भैया वहाँ जो व्यक्ति इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसकी नौकरी पक्की है या नहीं है, उसकी सुरक्षा संरक्षण मिल रहा है, उस इंडस्ट्री से नहीं मिल रहा है।
समय पर सैलरी मिल रही है। तो इन सब की जो एक श्योरिटी हम मांगते हैं वो किससे मांग सकते हैं हम? अगर मान लो वो कंपनी नहीं मान रही तो हम फिर जाते हैं सरकार के पास। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, बिजली गिर गई, तो उसमें मदद कौन करता है? उसमें डायरेक्ट मदद सरकार करती है, और कोई क्या, हम खुद से थोड़ी करेंगे। हमारे लिए हम तो असहाय हो जाते हैं बिल्कुल। तो हमें मदद कौन करता है? हमारी मदद करते हैं सरकार। ठीक है। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज का दाम तय किया है। ठीक है। प्याज की दर में उछाल हो गया, कम हो गया, सब इन सबको कौन कंट्रोल करता है? सरकार करती है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ये अलग चीज़ है, इस चीज़ को, ये एक न्यूज़ का टॉपिक उठाया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय एक अलग चीज़ है, सरकार के हट के ये चीज़ है ना। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें से न्यायपालिका के अंदर सर्वोच्च न्यायालय आता है। ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए, सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। देखो इनमें क्या क्या काम की बात करी जाइए, कुछ हमें वो दिया हुआ है, इनमें से 4 चुनना है हमें। पहला, सरकार के कामगारों को, ये सरकार का काम है। बाढ़ पीड़ितों को, ये भी सरकार का काम है। प्याज की दर को भी, ये भी सरकार का काम है। सरकार ने 15,000 से अधिक गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित किया, ये नहीं। कोयला और पुनर्ग्रहण के पक्ष में सरकार है। ठीक है, ये 4 जो काम हैं ये सरकार के हैं। बाकी 2 भी हैं लेकिन ये थोड़ा हटके हैं। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ये जो लिखा है ना, अनुसार सरकार क्या है, कक्षा में इस पर चर्चा करते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकता है। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर चीज़ की काम कि ये लिखा है कि भाई किसी भी तरह की सड़क बनानी हो, स्कूल बनाना हो, है ना, और या फिर बिजली की कमी हो जाए, या फिर कोई खाने पीने की चीज़ें उस पर दाम बढ़ जाए, या एकदम से घटते तो नहीं है, बढ़ते ही हैं, तभी हम सरकार के पास जाते हैं। घटने पे तो कौन सरकार के पास जाएगा? मान लो अगर आप आलू 5 रुपये किलो मिल रहा है, आप बोलोगे ये सरकार जी यार ये 5 रुपये किलो आलू ले रहे हो। नहीं नहीं, 15-20 लो, 30 लो, 40 लो, ऐसे थोड़ी करते हो भाई। दाम जब बढ़ता है तभी तो जाते हो आप सरकार के पास। कम करने पे जब आपका फ़ायदा दिख रहा है तो आप क्यों जाओगे? ठीक है, तो यही बोला है कि इन सब कामों के लिए हम सरकार से मदद मांगते हैं। गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है सरकार। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती हैं, जैसे डाक या रेलवे सेवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, डाक और रेलवे सेवा। इसके अलावा भी बहुत अन्य इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन ये भी कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में से हैं। सरकार का काम होता है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों के। सरकार के कई, देखो पहली बात तो सरकार जो है उसके बहुत अलग अलग काम होते हैं। लोगों को सुरक्षा देना, अपने देश के अंदर देना, खाने पीने से सुरक्षा देना, रहने की सुरक्षा देना, रहने के लिए बिजली, पानी, सड़क वड़क सब। उसके साथ साथ बाहर जो देश सटे हुए हैं हमारे बॉर्डर से, उनके साथ शांतिप्रिय संबंध रखना, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं सरकार की। कई अन्य चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे एक लिखा है कि सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना होता भी है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश की सभी नागरिकों के पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य, वही जो मैंने बताया वही चीज़ लिखी है ना। जब प्राकृतिक विपदा है, तो मैंने ऊपर ही बता दिया, जब प्राकृतिक किसी भी तरह का बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार लेगा? जिम्मेवारी लेगा? लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार लेगी। ठीक है, वही लिखा है। किसी भी अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है, लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। लिखा है कि गवर्नमेंट भी सरकार का अंग है। ज़रूरी नहीं है, ये लिखा है लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सरकार का अंश है, क्योंकि वो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि जो कानून होते हैं वो कौन बनाता है? वो सरकार बनाती है। और उन कानूनों को फॉलो करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन आता है? न्यायालय करती है, मतलब कोर्ट करती है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि सरकार एक पेड़ हो गई, उसके नीचे जो पत्ते या जो भी लग रहे हैं वो उन पत्तों में से एक न्यायालय भी है। ठीक है, बट ये पूरी तरह से अंग नहीं होता है। अगर न्यायालय चाहे कुछ भी कोई गलत या सही लग रहा हो, है ना, मान लीजिए कोई केस है उसमें सरकार ही गलत काम कर रही हो, तो उस पर न्यायालय रोक लगा सकते हैं। ऐसा ये बहुत हम आगे पढ़ेंगे, ये चीज़ अभी समझना सही नहीं रहेगा आपके लिए। अभी आप ये मान लीजिए कि सरकार के अंदर ही न्यायालय काम करती है। सरकार न्यायालय काम नहीं करती, मतलब अंग है, काम करने काम, मैंने गलत बता दिया, काम नहीं करती है। क्योंकि हमारे देश की जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, ये सब इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकती हैं, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी के अंडर में नहीं है। ठीक है, शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना जब सब कुछ कर लेती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है? जब लोग इकट्ठे रहते हैं, काम करते हैं, तो हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। ऑब्वियस बात है, देखो जो भारत देश है वो 135 करोड़ लोगों का देश है।
यहाँ आसानी से लोग आपको लग रहा हो कि भैया सब अपना काम चुपचाप कर सकते हैं, रह के कर सकते हैं, नहीं हो सकता ना भाई। सरकार की बहुत ज़रूरत है, सरकार की ज़रूरत है, एक सुनिश्चित व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है। मान लीजिए कोई रूल ना हो, सरकार ना हो, कल को जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पर आके कोई हमला कर दे, आपके 2 थप्पड़ मार के आपकी ज़मीन गिरे ले, फिर आप उसको मारो, एक दूसरे को मार के ख़त्म हो जाओ, तो समाज में हिंसा बढ़ती है। जब रूल ही नहीं होगा, सरकार ही नहीं होगी, तो कैसे समाज चलेगा? नहीं चल सकता। तो सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। वही बता रहे हैं कि एक व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू होते हैं, कुछ बेसिक नियम कि भैया तुम चलते फिरते पे किसी को नहीं मार सकते, प्रत्येक व्यक्ति का तुम्हें सम्मान करना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने की आज़ादी है, पढ़ने के अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान की रक्षा करनी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये कौन डिसाइड करता है? सरकार डिसाइड करती है ना। उदाहरण के लिए संसाधनों का नियंत्रण। अब मान लीजिए कि आपको रेल यूज़ करना है, रेल को पूरा कंट्रोल कौन कर रही है? सरकार कर रही है। तो ये सब सरकार का काम होता है, सरकार के अंडर जो लोग काम करते हैं उसको ही सरकारी कर्मचारी बोलते हैं, ठीक है। ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है, समझे। ये भारत देश हो गया, मान लीजिए ये भारत देश है, बहुत रुको एक मिनट, मान लीजिए ये एक गोला है जो कि भारत देश है, ठीक है। इसकी सीमा में जो भी लोग होंगे उस पर भारत सरकार मतलब संविधान का कानून जो है लागू होगा, या भारत सरकार जो भी कानून बनाएगी उस प्रत्येक व्यक्ति पे 140 करोड़ जनसंख्या जो रह रही है सब पर लागू होगा, ठीक है। ये वही बता रहा है। कुछ उदाहरण हैं जो सरकार के अंग हैं: सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, है ना। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो भारत सरकार के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री हो गई, या फिर आपका जितने भी कई प्रकार के जो मंत्रालय होते हैं ना केंद्रीय लेवल पे, सारे सरकार के अंदर आते हैं। सरकार के स्तर अब पढ़ेंगे, सरकार के स्तर जो मैंने बताया ना पहले, निगम पार्षद, ये सरकार के स्तर हैं। अभी धीरे धीरे सब चीज़ पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार के सारे का इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, मैंने बताया ना, जहां आप रहते हैं वहाँ, जिस पूरे एक विधायक में रहते हैं वो, फिर जिस शहर में आप रहते हैं वो, फिर जिस राज्य में आप रहते हैं वो, फिर तो अपना भारत देश है ही। ये चीज़ है, तो पूरा एक पिरामिड बनता है। मान लीजिए ये पिरामिड हो गया, सबसे नीचे लेवल पे आप जिस जगह रहते हैं वो पूरा लोकेलिटी आता है, फिर उससे पूरा जिस आप ज़िले के अंदर रहते हैं वो आ गया, फिर आप जिस शहर के अंदर रहते हैं वो, और सबसे ऊपर अपनी सरकार, सुप्रीम सरकार जो मोदी सरकार है अभी इस समय के लिए यार, ठीक है। कभी आप भक्त बोलने लग जाओ कमेंट में, ऐसे कमेंट आते नहीं है मेरे पास, वीडियो पर व्यूज़ इतने अच्छे नहीं है, बट ठीक है, टाइम के साथ आ जाएंगे। जो पूरे राज्यों को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम में सरकार के पूरे राज्य काम करते हैं, मानचित्र देखने, ठीक है। वही चीज़ लिखी है कि भैया जो अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें होती हैं और पूरे उसको संभालने वाली एक मेन सरकार होती है, जिसे केंद्र सरकार बोलते हैं, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, मध्य प्रदेश में आपके शिव चौहान है जो, ठीक है, शिवपाल चौहान, शिवपाल क्या नाम था उनका, चौहान सर करके है, ठीक है। ऐसी छत्तीसगढ़ में बघेल जी हैं, ठीक है, अलग अलग हैं। बंगाल में ममता बनर्जी हैं, और ये हमारे आम आदमी की जो सरकार है उनकी, भगवंत सिंह क्या नाम है उनका, पंजाब में वो हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर राज्य में, हर एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जहाँ आप रहते हो वहाँ अलग अलग प्रतिनिधि होते हैं, इन्हें प्रतिनिधि बोला जाता है। प्रतिनिधि उन्हें बोला जाता है जो जनता जिन्हें चुनती है, ठीक है, उन्हें प्रतिनिधि बोला जाता है, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं। ये एक छोटी सी नोट करने वाली बात है। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन 2 जून 2014 में हुआ था। आंध्र प्रदेश, पहला तो ये याद रखना कि स्वतंत्र भारत का, यहाँ लिखा नहीं है, मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा बना था,
अभी आपको आपकी नज़रों में दिखते होंगे कि झारखंड अभी हाल ही में बना है, उत्तराखंड बना है, हिमाचल प्रदेश हाल ही का मतलब 20-20 साल पहले बने हैं। तो स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, और तेलंगाना राज्य भारत का 29वां राज्य बना। कौन सा? 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू और कश्मीर और तथा लद्दाख अलग स्टेट इन द सेंस की यूटी बन गया, यूनियन एंड टेरिटरी। आगे बढ़ते हैं, सरकार एवं कानून। पहले मैंने बता दिया है सरकार और कानून, छोटा एक्सप्लेनेशन दे दिया, इसको थोड़ा सा डीप कर देंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों के वह कानून मानने होते हैं। मैंने बताया ना, सरकार कोई भी कानून बना देगा। एक ये गोला हो गया भारत देश हमारा, इसमें सरकार मोदी कोई भी कानून बना देंगे, बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई, तो प्रत्येक व्यक्ति को उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो उसकी भाई भैया उसके सज़ा तुम भुगतोगे, क्योंकि हर कानून को ना फॉलो करने पर पनिशमेंट भी होती हैं। फॉर एग्जांपल फाइन देना पड़ता है, 1 साल की 6 महीने की सज़ा होती है, यही होता है। सरकार कानून बनाते हुए देश में रहने वाले सभी लोगों को वह कानून मानने होते हैं। केवल यही तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून गाड़ी चलाने वाले पर लाइसेंस, अब मान लीजिए एक सरकार है, सरकार ने कानून बनाया कि भैया यदि तुम्हें गाड़ी चलानी है तो तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए, और यदि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं हुआ तो भैया उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तो जब तुम रोड पे निकलोगे, रोड किसकी है भैया? सरकार की। हालांकि सरकार हमारे लिए ही काम कर रही है, लेकिन उस पर चलने के लिए कुछ रूल्स तो तुम्हें भी फॉलो करने पड़ेंगे ना, है ना? थोड़ी मर्यादा तो दिखानी पड़ेगी। तो उसी के लिए तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, जिनमें से पहला रूल है लाइसेंस होना चाहिए। अब उस लाइसेंस बनवाने के लिए भी सरकार ने नियम जारी कर रखे हैं कि भैया 18+ होने पर ही आप लाइसेंस बनवा सकते हो, ठीक है? तो ये सब है। और अगर नहीं लाइसेंस है तो पकड़े जाओगे, उसके लिए जो आपका सज़ा होगी वो आप पर लागू होगी, उसके बाद आप सज़ा काट के आओगे, क्योंकि यही एक तरीका होता है सरकार जिससे अच्छे से काम कर पाती है, ठीक है? आगे लिखा है, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं, ठीक है? अब देखो, सरकार भी कई प्रकार की होती है। एक तो होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र से ही आपको समझ आ रहा होगा, लोक क है, ग नहीं है। लोक इजिकल टू लोग मान लो आप, कि मतलब लोगों का तंत्र। लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि थे वो सत्ता में आए और उन्होंने सरकार बनाई, मतलब वो लोगों की सरकार है। राजतंत्र वो होता है, शाही तंत्र वो होता है जहाँ पर मोनार्की हैरेकी चलती आ रही हो, मतलब कि जहाँ पर मान लीजिए अब मान लीजिए इंग्लैंड का एग्जाम्पल लेता हूँ। इंग्लैंड की रानी, आपने क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बहुत सुना होगा। उनकी जो पेरेंट्स थे वो क्वीन थी, उनके जो पेरेंट्स थे वो क्वीन रहे, राजा रहे, उनके जो पेरेंट्स थे, तो मतलब एक ही व्यक्ति, उसी के परिवार का कोई वंश राजा बनेगा, देश को चलाएगा, है ना? जहाँ ये सिस्टम होगा राजतंत्र का, वहाँ ऑब्वियस सी बात है वो जो देश होगा वो विकास नहीं कर पाएगा। हर व्यक्ति, जो काबिल व्यक्ति होगा, जो सत्ता पर बैठा होगा, काबिल व्यक्ति ही सत्ता पर बैठना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। वही जो है रिवॉल्यूशन लाया है, जो अपने दम पर आया, अपने काबिलियत के दम पर आया। ये थोड़ी कि मुफ्त की गद्दी मिल गई तो फिर बंदा का विकास क्या होगा, बंदे का तो छोड़ो, देश का क्या विकास होगा। तो वही मैं बता रहा हूँ। तो सरकार भी 2 तरह की होती है। लोकतंत्र में सरकार अपने ही निर्णयों, उठाए गए कदमों का आधार बताना और सफाई देने से। लोकतंत्र में पहली चीज़, लोकतंत्र क्या चीज़ है कि अगर तुमने कोई कानून बनाया तो उस पर पहले बहस होगी, संसद में बहस होती है। ऑब्वियस सी बात है, अभी तो इंडियन पॉलिटिक्स ऐसी है कि बच्चा बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, तो बहस होती है। उसके बाद उसके फेवर बताए जाते हैं, अगेंस्ट बताए जाते हैं। विपक्षी जो पार्टी होती हैं उस बिल के बारे में बुराइयां बताती हैं, और जो पक्ष पार्टी होती है वो उस चीज़ की बेनिफिट बताते हैं कि भैया क्या हो सकता है, इनसे क्या अच्छाई मिल सकती है। तो भैया एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है आम जनता को, विपक्ष को देख के, कि हाँ इस बिल से ये घातक है। अगर ज़्यादा घातक है तो लोग विरोध करते हैं, जैसे कि अब एक किसान का जो बिल था वो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तो लोग, हमारे मोदी सरकार ने उसको वापसी लिया, भाजपा की जो सरकार थी, क्योंकि वो लोगों को लगा कि उससे डर है,
हो या ना हो वो आपके अपना अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन अधिकांश रूप से जो लोगों ने प्रदर्शन करे, लोकतंत्र में आप प्रदर्शन कर सकते हो, विरोध कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन राजतंत्र में यदि किसी राजा ने कानून बना दे तो बेटा फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो डंडे अंदर मार देंगे और जेल के अंदर कर देंगे, ठीक है। प्रदर्शन करोगे तो पिटोगे, कुछ नहीं कर सकते। लोकतंत्र इसलिए बोला जाता है कि डेमोक्रेसी हर देश में होनी चाहिए जिससे कि देश का विकास हो सके। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। मैंने बताया राजतंत्रीय, मैंने बता दिया है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राजा की सरकार, सरकार जो कार्रवाई करती है उसके अलावा अगर लोगों के लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो कुछ कदम उठा सकते हैं, ठीक है भाई। मैंने बताया कि कोई रूल है, लाइसेंस, अब तुम रोड पे निकल रहे हो, लाइसेंस होगा है तो फिर डंडे तो पड़ने, ऑब्वियस सी बात है। बड़े शॉर्ट में समझा रहा हूँ। और इन सब को निर्णय कौन लेगा? मान लो कि आपने वोलेशन कर दिया कानून का, तो सरकार डायरेक्ट नहीं देखती है उस चीज़ को। कौन देखता है? न्यायालय देखती है, कोर्ट देखता है। आप जहाँ पे वो लाइसेंस, जहाँ आपने वो कानून का उल्लंघन करा है, आपके ज्यूरिडिक्शन में, जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस ज्यूरिडिक्शन में आपका पड़ता है, उस कोर्ट में आपका जाएगा, उस तहसीलदार के पास जाएगा, चाहे जो भी जज होगा वहाँ पर आपका जाएगा, आपकी जो शिकायत होगी, और वो देखेगा, वो सज़ा लिखेगा, उसके यहाँ पे आपको फ़ाइन या जो जेल होगा वो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी जल्दी, बीच में कुछ जोड़ा तो नहीं, बड़ा छोटा छोटा चैप्टर हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। बट बेसिक है, समझने बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग अगर आप यहाँ से कर रहे हो, यूपीएससी एसएससी जिसके भी स्टूडेंट हो, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण जो उनके प्रभावित करती है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है भाई। लोकतंत्र में जो लोगों की भागीदारी होती है उन निर्णयों को, मान लो कि मेरी कोई बेसिक नीड है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं महीने के 8,000 रुपये महीने का कमा रहा हूँ और मेरा 4,000 का राशन आ रहा है, तो भैया मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि सरकार जी वो 4,000 का जो राशन है वो 100 रुपये में दिलवाइए, गरीब आदमी हूँ, बिल्कुल पीली रेखा से भी नीचे आता हूँ, तो मेरी मदद करिए। उस चीज़ के लिए हम सरकार के पास जा सकते हैं, सरकार ऐसा कुछ कानून बनाएगी जिससे कि हमें छूट मिल सके, है ना। तो लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है लोकतंत्र में, जिससे कि सरकार प्रभावित होती है। आपके यहाँ जिस, ये तो क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ सकते हैं इजीली। नीचे हम समझते हैं, लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपना निर्णय का आधार नहीं बताने पड़ते हैं। पता है, वही चीज़ मैंने बताया ना, ये लिखा है कि लोकतंत्र में तो तुम्हें बताना पड़ेगा। कोई ना कानून ला रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, तो उसमें बहस होगी, पक्ष विपक्ष अपनी बातें रखेंगे। अगर सहमत नहीं हुए लोग तो उसका विरोध करेंगे, उस बिल को हटाना पड़ेगा तुम्हें, और हटाया भी है पिछली सरकार ने और इस सरकार ने, करंट गवर्नमेंट ने, ठीक है। लेकिन राजा रानी ने अगर कुछ बिल बना दिया तो बेटा फॉलो करना पड़ेगा, कोई नहीं हटा सकता उस चीज़ को। लोकतंत्र सरकार, भारत एक लोकतंत्र है, हमें इस चीज़ का बहुत गर्व है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। लंबी लड़ाई मतलब 1947 से पहले की जो जितनी भी लड़ाई थी ना, हमने कई तरह की लड़ाई लड़ी है बेटा। डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी के ऊपर, और सम्मान देने के लिए ऊपर, शिक्षा प्राप्त करने के ऊपर, लोकतांत्रिक। तो हमारे जो क्रिएटर थे ना, क्रिएटर नहीं कहेंगे, हमारे जो लीडर्स थे, असली लीडर्स, उन्होंने बहुत सोच समझ के, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हमारे देश का कानून बनाया है, हमारे देश का संविधान बनाया है, और मोस्ट श्रेणी जाता है बाबा साहब को। इस लोकतंत्र व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में कई संसार में और भी देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र, जैसे कि यूएसए, जैसे कि फ्रांस, है ना, जैसे कि जर्मनी, बहुत से देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र है। और यहीं अगर हम ले लें कि आपका चाइना में लोकतंत्र नहीं है। चाइना में एक प्रकार वो राजतंत्र भी नहीं है, वो लोकतंत्र भी नहीं है, वो है कम्युनिज्म है वहाँ। वहाँ अलग चीज़ है, वो अभी आया नहीं है तो बाद में पढ़ाऊँगा। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है, लोकतंत्र की मुख्य बातें यह है कि लोगों के आसपास के नेता चुनने शक्ति होती है, ठीक है। लोगों के पास ही शक्ति होती है कि वो अपने नेता को चुन सकें। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। छोटे इसमें डेफिनेशन में मान लीजिए क्या है, किसी बच्चे ने पूछ लिया, किसी बड़े ने पूछ लिया आपसे बच्चों कि चलो बताओ कि लोकतंत्र क्या है, तो क्या बोलोगे? लोगों के शासन को ही लोकतंत्र बोलते हैं।
जहाँ लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वह प्रतिनिधि सत्ता बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, उसको ही लोकतंत्र कहा जाता है। बड़ी छोटी डेफिनेशन है जो मैंने बताया। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार ने को पर्याय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को पर्याय प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है बता दिया है 100 बार, अच्छे से दिमाग में बैठ गया है आपके। प्रतिनिधि उस व्यक्ति को कहा जाता है जो आपके बीच में से ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ हो, आप उसको वोट दे रहे हैं, वो आपका प्रतिनिधि है ना। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों, एक तो मेरे में पेन टैब नहीं है ना, तो भाई थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि को भी चुनने की एक प्रक्रिया होती है ना, पता है ना, जिसके पास जितने वोट आएंगे। आपके मान लीजिए आप किसी एरिया में रहते हैं और उस एरिया से कई प्रतिनिधि निकलेंगे, कई पार्टियां होंगी। पार्टियां मतलब जो लाइसेंस मिला होगा जिन पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन कमीशन देता है। तो उन पार्टियों के लिए हर एक पार्टी का एक चेहरा होगा। अब उस पार्टी के लोगों को आप वोट दो, किस पार्टी को नहीं दे रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्हें ही प्रतिनिधि बोला जाता है। भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। जिस व्यक्ति को आपने चुना, जो जीत गया, फिर वो एक ग्रुप बनाते हैं जिस भी पार्टी के वो होंगे। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट होंगे उनके प्रतिनिधि भी ज़्यादा होंगे, वो सत्ता बनाएंगे। वो भी आगे की बात है कि भैया 250 प्लस होने चाहिए तो आपकी सरकार बनती है, 272 समथिंग होनी चाहिए। वो बहुत आगे की बात है, वो भी पढ़ना बेकार है। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। वयस्क नागरिक कौन होता है हमारे देश में? हमारे देश में वयस्क नागरिक 18 प्लस को वयस्क नागरिक माना जाता है, सीनियर सिटीज़न माना जाता है। सीनियर सिटीज़न एक होते हैं, बहुत सीनियर सिटीज़न जो 60 प्लस 50 प्लस होते हैं। बट अगर वयस्क नागरिक की बात करी जाए, जिसको वोट देने का अधिकार है, वो 18 साल की उम्र में बन जाता है। पहले ऐसा नहीं था। बहुत लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है, ठीक है, चाहे वो औरत की लड़ाई हो वोट देने का अधिकार में, चाहे वो गरीबों की हो। पहले गरीबों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अधिकार दुनिया भर के प्राप्त हो चुकी हैं लोगों को, जिसकी वे अभी वैल्यू नहीं करते हैं। बट कोई नहीं, वैल्यू कर लोगे जब समय पर कोई छीन लेगा इन चीज़ों को फिर से, ठीक है। जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, पता है ना, हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लिया? मैंने बताया ना, औरतों और गरीबों के लिए भी गरीबों ने और औरतों ने भी लंबी लड़ाई लड़ी कि भैया हमारे लिए भी सुनो, हम भी अपनी सरकार चुनना चाहते हैं। ये हमेशा से शुरू से नहीं था। ये आप मानोगे नहीं कि भारत ने जो है ना, भारत अंग्रेज़ों से पहले महिलाओं को अधिकार दे चुका था वोट देने का। बिलीव करोगे? नहीं करोगे। और भारत के लीडरों पे वो सोचती कि प्रत्येक व्यक्ति, गरीब हो चाहे जो भी कास्ट का हो, चाहे जो भी महिला हो, वोट देने का अधिकार हो। ये सोच भारत के लोगों में थी, भारत के लीडर्स में थी, बाहर के देश के लीडर्स में नहीं थी। पढ़ोगे इतिहास को तो पता लगेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कि आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय, ये बताया मैंने, अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने थे जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें, गरीबों और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों को सहारे चलता था जो गिने चुने पुरुष मानते थे, है ना। भारत में आज़ादी से पहले, गिने चुने का मतलब ये मान लो कि भाई पढ़े लिखा व्यक्ति है, अमीर है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो उसके लिए लड़ रहा है, उसके लिए सरकार को चुन रहा है। उसकी ज़रूरत अलग होगी भाई, उसकी ज़रूरत अलग होगी। एक अमीर है, वो चाह रहा है कि भैया उसे तो मैकडोनल्ड में बर्गर सस्ता मिले, और एक गरीब है जिसे एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही। अब यहाँ पे गरीबों को तो वोट के अधिकार नहीं है, लेकिन जिसे मैकडोनल्ड का बर्गर खाना है उसको वोट का अधिकार है, और वो लड़ाई भी मैकडोनल्ड के बर्गर के लिए लड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे लोगों के द्वारा बनाए गए कानून, मतलब इनके द्वारा जो प्रतिनिधि चुने वो इनकी सुन रहे हैं, वही चीज़ हम पे भी इम्प्लीमेंट हो रही है जो गरीब है। तो ये कोई लॉजिक थोड़ी बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो वही चीज़ इन्होंने बताई है। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ जो आपको डायरेक्ट दिमाग में समझ आ जाए।
लिखना ऐसे नहीं है, लिखना आप इस तरह से समझ लोगे तो आप कुछ ना कुछ लिख ही दोगे, कुछ ना मतलब डायरेक्ट लिख दोगे कि भैया अशिक्षित लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। वहीं संपत्ति के लोग, जिनके पास संपत्ति थी, जो पढ़े लिखे थे, उनको वोटों का अधिकार था। उनके नियम प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता था, चाहे स्थिति कैसी भी हो। ये बड़ा शॉर्ट डेफिनेशन में बता देता हूँ, ठीक है। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों से सारे चलता था जो गिने चुने पुरुषे बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोग थे वोट देने का अधिकार था। अब मैं बोला ना कि भैया अभी तो आपने बताया कि ऐसा भारत की आज़ादी नहीं, यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों के जो रूल थे वही यहाँ पर फॉलो होते थे। इसलिए जनता ने संगठित होकर अधिकार मांगी। गांधी जी समेत कई नेताओं ने, गांधी जी मैंने बोला हमारे देश के लीडर थे कि भैया हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तो गांधी जी जैसे इतने महान नेता जो थे इसमें आए। अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया उन्होंने भी, जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका जो थी, लिखते हुए गांधी, ये यंग इंडिया पत्रिका जो थी ये गांधी जी की एक कह सकते हो पर्सनल मैगजीन थी जो गांधी जी खुद लिखते थे। मैं लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूँ कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपने पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। अभी आप विचार से सकते हो, आज समय में तो गांधी जी को इतनी गाली दी जाती थी, लेकिन उनके सही कामों को हम देखें ना तो उनके बुरे काम छिप जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। बुरे तो हो ही नहीं सकते, हर एक लीडर की कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन गांधी जी की अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। हम उनकी बुराइयों को हाईलाइट करते हैं, जो कि गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। गांधी जी इतने महान नेता थे, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ही वॉज सच अ ग्रेट पॉलिटिशियन इंडिया में, ठीक है, इंडिया में नहीं, उनकी बातें जो है ना ऑल ओवर इंडिया में मनाई जाती हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में मानी जाती हैं, लोहा मानते हैं, याद रखना। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका, पता है ना, अमेरिका के में भी यही हाल था। अमेरिका जिसे इतना विकासशील देश बोला जाता है, विकास, यूरोप इतना विकास, अरे काहे का विकास जब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं, तो कि कार्यों को भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किया गया संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती से पकड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भाई ये इस जो मताधिकार की बात थी, क्यों, अब इसका भी मैं बता देता हूँ, ये बाद में बताता हूँ। ये नीचे लिखा है, इससे पहले मैंने पढ़ चुका हूँ। पढ़ने का मतलब ये नहीं पढ़ चुका हूँ, ये मैं पढ़ता आ रहा हूँ, अब तक मैंने ग्रेजुएशन भी अपनी इन्हीं सब में करी है, तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है। सफरेज मूवमेंट की बात हो रही है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अधिकांश मर्द जो थे यूरोप के, अधिकांश जो मर्द थे वो युद्ध में चले गए, तो घर का काम कौन संभाले, पूरा घर का काम, खाना, पैसे कमाना कौन संभालेगा, महिलाओं ने संभाला। महिलाओं ने अपनी वैल्यू जानी, उन्होंने जाना कि हमारा भी इक्वल स्टेटस है मर्दों के मुकाबले, कम नहीं है। तो उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, वोट्स फॉर द वुमेन, वोट फॉर वुमेन। जैसे ये जो पोस्टर है ना यूरोप का, ऐसे पोस्टर बहुत वायरल हुए। वायरल इन द सेंस कि लोग घर के बाहर निकले ये ले लेके कि भैया हमें अधिकार दो, हम भी घर संभालते हैं, हम भी इकोनॉमी को संभालते हैं। तो फिर इन्हें भी आज़ादी मिली वोट देने की। महिला द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने मजबूती पकड़ी थी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। सफरेज मूवमेंट भी बोला जाता है, इंग्लिश में सफरेज मूवमेंट। मैंने बहुत पढ़ रखा है सफरेज मूवमेंट, मैंने करीब यूँ मान लो कि भैया कितनी बार पढ़ लिया, सर में दर्द हो गया। ये मैं लिख के आया हूँ पेपर में अपने, जब मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, जब मैं ग्रेजुएशन में था, सेकेंड ईयर में तब, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते हैं। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी धारणा। पिछले चैप्टर में मैंने रूढ़िवादी धारणा, पूर्वग्रह के बारे में पढ़ाया, उसे देखो, बहुत अच्छे से समझाया है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों की रूढ़िवादी धारणाएं थी, जिस वजह से लोग जो थे महिलाओं के बारे में धारणा बना के बैठे हुए थे कि भैया महिला तो कुछ काम ही नहीं कर सकती है, तो कमज़ोर होती हैं, जो कि इन्होंने गलत साबित कर दिया मर्दों को, उन लोगों को जो ये समझते थे कि महिला कुछ नहीं कर सकती। प्रथम विश्व युद्ध में जब इन्होंने घर संभाला, इकोनॉमी संभाली, काम करे, सेम जो पुरुष काम करता था, खेती बाड़ी,
कपड़े सिलना, जो भी काम था इंजीनियरिंग का, वो महिलाओं ने करा, अच्छे से करा, बखूबी निभाया। तो लोगों ने अपनी धारणाएं बदली, रूढ़िवादी धारणाएं बदली, जिस वजह से ये जो मूवमेंट था सक्सेसफुल रहा, ये जो आंदोलन था सक्सेसफुल रहा। ठीक है, योग्य माना। मताधिकार आंदोलन साथियों में सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसलिए उन्होंने कहा जगह जगह पर अपने लोहे की जंजीरों को बांध कर प्रतिनिधि किया, अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध दिया। ठीक है, भूख हड़ताल पर बैठ गई, मुझे दिखाया कि भैया हम तो बेड़ियों से बंधे हुए हैं, ताकि ये था इमोशनली कमज़ोर करना सरकार को। हम किसी भी विरोध प्रदर्शन हम कई तरीके से कर सकते हैं, वो भी हम आगे बढ़ेंगे, जिनमें से एक होता है इमोशनली कमज़ोर कर देना। अपने आप को दिखाया कि यार हम तो बंदे हुए हैं, हमारे तो कुछ है ही नहीं, हमारे पर तो कुछ है ही नहीं, भूख हड़ताल में बैठ गए। उस चीज़ को देखते हुए वो चीज़ अलग हुई। अब ये लिखा है कि अमेरिका की औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। आप देख लो कब के बने ये राष्ट्र, कब की इनकी बड़ी बड़ी थिंकिंग थी, कब के ये राष्ट्र बने रहे हैं, अपनी खुद की सरकार चला रहे हैं, लोकतंत्र सरकार चला रहे हैं, लेकिन कितनी बाद इन्होंने महिलाओं को। अब देखो भारत देखो, 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 के साथ ही इन्होंने प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक 18 वर्ष के व्यक्ति को, गरीबों को, सबको समान अधिकार, अनएजुकेटेड पर्सनों को क्या दिया, इन्होंने दिया अधिकार। लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों ने कब दिया, 1928। अब आपको लग रहा होगा यार तो हमारी आज़ादी से पहले के, नहीं बेटा, इनका देश तो कब का 100 200 300 साल से बना हुआ था, 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी से, लेकिन ये सब अधिकार थे कहाँ, नहीं थे। अब ये जो है आपका क्या नाम है, अमेरिका 1872 समथिंग में आज़ाद हुआ था, और देख लो कितने साल लग गए, 1920। तो हम इनके मुकाबले काफ़ी बेहतर हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो कि आप कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, महिला मताधिकार क्वेश्चन, आंदोलन क्या है भी पूरा समझाया, आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, लोकतंत्र सरकार की आवश्यकता के लक्षण क्या है, ये भी बड़े प्यार से मैं समझाया है, आप कर सकते हो। अभी 11:20 हो चुकी है, मैं सोने का टाइम हो रहा है, और होप्स हो कि आपकी जो क्लास है बहुत अच्छे से ली है। नहीं समझ आया, एक बार और वीडियो को देख लो, अच्छे से समझा दिया है आपको, बिल्कुल प्यार से समझा दिया है, आप ईज़िली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। ये एसएससी, यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस एग्ज़ाम, एमपीपीसीएस एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम है, एनसीईआरटी की ज़रूरी नॉलेज होती है, बेसिक नॉलेज चाहिए होती है हर किसी को। तो ये वीडियो 2x पे देख सकते हो, स्किप करके देख सकते हो, अच्छे से समझा दिया है मैंने। होप्स हो कि आपके बेसिक्स क्लियर होते रहें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।